हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मेन पेपर एजुकेशन और सीटेट एंड अदर जितनी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होती है उन सभी की तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और मेन पेपर एजुकेशन से रिलेटेड है, दैट इज़ द रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत बड़ा एक बहुत वास्ट टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में करेंगे। जैसा कि आज मैंने चूज़ किया है केस स्टडी। केस स्टडी एक तरीके से रिसर्च की मेथड है, एक डाटा कलेक्शन की मेथड भी कह सकते हैं हम इसको। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस केस स्टडी से ही रिलेटेड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो केस स्टडी के ऐसे क्वेश्चंस मैंने आज इसमें इंक्लूड किए हैं वन बाय वन, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि केस स्टडी है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कहाँ यूज़ होती है, कौन इससे फेमस रिलेटेड जो है साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, साथ ही इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को केस स्टडी क्या है पूरा क्लियर हो जाए। रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं फ्रेंड्स, अपने पास जो है कॉपी पेन ज़रूर रखिएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, और साथ ही जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो प्लीज़ पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद अटैम्प्ट करें, ताकि आपको पता पड़ सके कि आपकी तैयारी, खुद की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आप लोगों के सामने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप पहली बार अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी मेथड डिनोट्स। तो केस स्टडी की मेथड क्या डिनोट करती है ये आपको बताना है, मतलब कि व्हाट इज़ केस स्टडी। अगर कोई केस स्टडी कर रहा है तो उसमें क्या क्या बातें होगी। द स्टडी ऑफ अ केस इन इट्स विसिनिटी। तो जहाँ की ये जो केस स्टडी जो मैटर वो रिसर्च कर रहा है वो उसके वहीं आसपास के मामले में अध्ययन किया जाए, मतलब कि एक क्षेत्र में अध्ययन किया जाए, क्या वो केस स्टडी होता है। मतलब जहाँ की प्रॉब्लम है वहीं उसका अध्ययन किया जाए। दूसरा, द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ अ केस। किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर, मामले को लेकर के उसकी जितनी भी डिटेल में स्टडी की जा सकती है, क्या वो केस स्टडी कहलाता है। यस इट इज़ द क्यूमुलेटिव स्टडी ऑफ अ केस। मतलब कि संचय, मतलब जितना कुछ उसके बारे में मिल सकता है, जितना पुराना से लेकर नया तक, ये सब मिला करके जो स्टडी करी जाती है, क्या वो केस स्टडी कहलाती है। तो जी हाँ, ये भी एक कैरेक्टर है केस स्टडी का। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए, इस तरीके से एक तरीके से आपकी जो है केस स्टडी की डेफिनेशन बन गई। द स्टडी ऑफ अ केस इन इट्स विसिनिटी, extensive study and cumulative study is known as the case study. Now next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। the objective of case study is, क्यों की जाती है केस स्टडी, क्यों की जाती है, ठीक है। केस स्टडी में होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के कि भाई ऐसा क्यों हुआ है ना, इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, कॉज इफेक्ट को ढूंढा जाता है किसमें, केस स्टडी में, ठीक है। तो किन किन चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है। रिमीडियल, यस, कोई प्रॉब्लम है तो उसको हटाना है ना, दूर करना है, उपचार करना है, तो फिर हम रिमीडियल करते हैं। डायग्नोस्टिक, प्रॉब्लम का पता लगाना, अगर प्रॉब्लम पता है तो उसे दूर करना है तो भी केस स्टडी यूज़ की जाती है। प्रॉब्लम नहीं पता है तो भी केस स्टडी की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या क्लास में अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स से, उसके टीचर से बात करेंगे, है ना, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके फ्रेंड्स से बात करेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि पता लगा रहे हैं, डायग्नोस्टिक कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर डायग्नोस कर लिया है तो फिर उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक। और थर्ड हो जाएगा एजुकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको दिया कि एजुकेशनल सेटिंग में भी होता है, साइक्रेटिस्ट भी करते हैं ना, जो मनोचिकित्सक रहते हैं वो भी केस स्टडी का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। अब केस स्टडी जब आप कर रहे हैं तो किन किन सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल से कर सकते हैं, यस, मतलब कि आप इंटरव्यू करके या ऑब्जर्व करके जिसको प्रॉब्लम है उससे खुद से भी डाटा ले सकते हैं। साथ ही आप जो उससे रिलेटेड दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उससे भी निकाल सकते हैं डाटा। नाउ नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक
सिचुएशन के लिए जो उस समय जो घटना होती है उसको जब डिटेल में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से अगर कोई ऐसी आप किसी कोई संस्था है या किसी कॉरपोरेशन से रिलेटेड आप केस स्टडी लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो आप वहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। केस स्टडी अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, तो ये हर एक क्षेत्र के जो है इन्होंने क्या क्या सोर्स हो सकते हैं वहाँ पर हमने दिए हुए हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव। मतलब केस स्टडी में आप जब एक स्पेसिफिक पर्सन या किसी इवेंट या किसी संस्था से रिलेटेड केस स्टडी कर रहे हैं, उसकी किसी मुख्य बात को लेकर के जब आप रिसर्च कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ आप जहाँ से भी जो भी डाटा लेकर के आ सकते हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द स्टेप्स ऑफ केस स्टडी इन सीक्वेंस। तो यहाँ आपको केस स्टडी की सीक्वेंस दी गई है, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप खुद से अरेंज करके देखिए, मैं आपको अभी यहाँ से पढ़ के भी बताती हूँ। फोकस ऑफ स्टडी, तो पहले अध्ययन का ध्यान, आपको करना क्या है भाई, किस चीज़ की स्टडी करनी है, पहली चीज़ तो वो हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट है भाई आपने ये फिक्स कर लिया कि किस चीज़ की स्टडी करनी, फिर उससे रिलेटेड आप क्या निकालेंगे, डाटा निकालेंगे। तो पहला तो हो गया 1, फिर हो गया 5, देन उसके बाद क्या करेंगे आप, डाटा निकाला, फिर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखेंगे कि भाई हम डाटा जो निकाल के लाए हैं उससे पता पड़ेगा कि अच्छा इस चीज़ के कारण ये इफेक्ट आ रहा है। तो फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम ऑफ कॉज इफेक्ट सिम्टम्स। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट। अब रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट जो हमने अपने एजुकेशन पेपर में भी पढ़ा है, ठीक है, इसके वीडियोस भी डाले हुए हैं मैंने। तो एडजस्टमेंट किस तरीके से आप उसको एडजस्टमेंट करवाएंगे जब आपको कॉज एंड इफेक्ट पता पड़ जाएगा, था मतलब कि किस तरीके से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे आप। और लास्ट में होता है कि जब आपको लगा कि हाँ आपने इस चीज़ को ठीक कर दिया, बच्चे की ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर दी है, उसको ठीक कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आप फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे। मतलब क्या कि उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि हाँ भाई जो हमने ठीक किया है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्या बच्चा फिर से डाइवर्ट तो नहीं हो गया, दैट इज़ द फॉलो अप प्रोग्राम। तो कौन सी सिक्वेंस सही बनी, ऑप्शन नंबर 1 की सिक्वेंस जो है सही सिक्वेंस है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट यूज्ड केस स्टडी वाइडली इन देयर वर्क। तो ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी जो वर्क है उसमें केस स्टडी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और इनके कारण जो है केस स्टडी बहुत फेमस है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ द सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अ केस स्टडी। एक केस स्टडी के लिमिटेशन क्या है, देखिए लिमिटेशन की बात हो रही है, ठीक। मैं पहले ही आपको बता दूं कि कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी होती है, और यहाँ पर है लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी। लिमिटेशन से यहाँ क्या मतलब है कि इसकी एक बुरी बात बोल सकते हैं, या आप इसकी एक निर्धारित सीमा बता सकते हैं कि हाँ भाई इसी में जो है ये चीज़ हो सकती है। तो क्या है लिमिटेशन या इसकी कमी क्या है केस स्टडी की, तो इट हैज़ ऑब्जेक्टिविटी, क्या इसमें ऑब्जेक्टिविटी ये इसकी लिमिटेशन है। इट हैज़ सब्जेक्टिविटी, क्या सब्जेक्टिविटी होना इसकी लिमिटेशन है, दोनों होती है या नन ऑफ द अबव होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इट हैज़ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का यहाँ से लेना देना ये है कि जैसे आप किसी इवेंट को लेकर के आप केस स्टडी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो जब उसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, आपकी पर्सनल थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी हो जाएगी, केस स्टडी की क्या हो गई, सब्जेक्टिविटी। ये इसकी लिमिटेशन है कि अगर लिखते लिखते अगर आप आपको क्या करना है कि जो हुआ है जो आप देख रहे हैं वो आपको लिखना है, पर लिखते लिखते कई बार ये होता है कि जो लिखने वाला है वो बायस्ड हो जाता है, अपने थॉट्स उसमें इंक्लूड कर देता है। तो इट हैज़ सब्जेक्टिविटी, क्योंकि हर इंसान का अपना नज़रिया होता है किसी भी एक इवेंट को देखने का, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब क्या पर्सनल बायसनेस इसमें आ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिजल्ट ऑफ केस स्टडी कैन बी। तो जो रिजल्ट मिलता है आपको, देखिए एक बच्चे की एक प्रॉब्लम ली या आपने किसी संस्था के ऊपर केस स्टडी करी, उसके एम्प्लॉयज़ में कुछ प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, क्यों इतना सक्सेस नहीं है, क्यों इतना ज़्यादा फेलियर है, ऐसे टॉपिक्स को लेकर के जब आपने केस स्टडी करी तो जो रिज़ल्ट मिले आपको उसका आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब कहीं और यूज़ कर सकते हैं क्या, या नॉन जनरलाइज्ड, या जो रिज़ल्ट आता है नॉन जनरलाइज्ड है उसका यूज़ नहीं कर सकते, दोनों में से कोई नहीं, या आप नहीं बता सकते। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता रही हूँ
के एक्सपीरियंस एज ऑलवेज पर्सनल, मैं ये कई बार बात कर चुकी हूँ। जो भी चीज़ें होती है किसी भी इंसान के साथ या कोई एक इवेंट होता है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हर एक जगह के रिजल्ट हम दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेम इज़ विद द केस स्टडी। एक स्पेसिफिक पर्सन को या एक स्पेसिफिक इवेंट को या एक स्पेसिफिक कॉरपोरेशन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप जो है एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ की प्रॉब्लम को आप उठा करके दूसरी जगह की प्रॉब्लम में जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई ये प्रॉब्लम इस कारण से आई थी तो दूसरी जगह भी जो प्रॉब्लम है वो इस कारण से आई हो। मतलब कि जो रिज़ल्ट इससे मिलते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ के रिज़ल्ट यहीं पर लागू होते हैं, ये रिज़ल्ट कहीं और लागू नहीं हो सकते, ठीक है। तो वी कैन नॉट जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ केस स्टडी। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय केस स्टडी इज़ रिच इन। तो जो आपको केस स्टडी से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो उसका नेचर क्या होता है? क्वालिटेटिव नेचर होता है, क्वांटिटेटिव होता है, बोथ ऑफ देम होता है या नन ऑफ देम होता है? तो फ्रेंड्स जो रिच आपसे क्या पूछा, स्टडी इज़ रिच इन, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होता है क्वालिटेटिव, है ना। तो जो केस स्टडी से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है, क्योंकि जैसे हम केस स्टडी कर रहे होते तो मोस्टली हम क्या कर रहे होते, हमें कैसा डाटा मिलता है? क्वालिटेटिव डाटा मिलता है। क्योंकि वो किन चीज़ों से मिलता है? हमको ऑब्जर्वेशन से मिलता है, इंटरव्यू से मिलता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ओपन एंडेड इंटरव्यू, इस तरीके की चीज़ों से हमको जो है ये डाटा मिलता है। तो ये हाईली रिच होता है, किसमें? क्वालिटेटिव मैनर में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 9, द क्राइटेरिया ऑफ गुड केस स्टडी। एक गुड केस स्टडी अगर जब एक केस स्टडी आपके सामने है तो आप उसके कौन से फीचर्स को देख के डिसाइड करेंगे कि ये एक अच्छी केस स्टडी है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, मतलब जो भी रिजल्ट लेकर के आए हैं उसमें डाटा, मतलब सभी क्षेत्र से रिलेटेड उसमें डाटा होना चाहिए, जो प्रॉब्लम है वो। वैलिडिटी ऑफ डाटा, ठीक है, उसकी वैधता होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने ऑथेंटिक लेकर के आए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कॉमन एक रिसर्च से रिलेटेड है। होप आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। तो उसको क्या कहा जाता है? एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसीजर जिसमें हम लॉजिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, उस मेथड को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी रीजनिंग को सॉल्व करते हैं लॉजिक तरीके से, तो वो क्या कहलाती है? साइंटिफिक मेथड कहलाती है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। फिर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।